नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। वीडियो बहुत ही अहम है, अंत तक देखिए, एक भी पार्ट स्किप मत करिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, गणित का इंपॉर्टेंस, गणित की वैल्यू आप सबके लिए अहम है। इसमें बदलाव को भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप निम्नलिखित परीक्षाओं में से किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एग्जाम में यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर रेलवे की परीक्षाएं हैं? क्या आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? स्टेट एग्जाम में अगर यूपी से संबंधित है तो यूपी टीएसपीएससी की, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, या टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीएसपीएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप किसी अनदर स्टेट से भी हैं, चाहे आप बिहार से हो, एमपी से हो, आप झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो गणित के बिहेवियर को मैं यूं कहूं कि प्रतियोगी परीक्षा में सभी विषयों के बिहेवियर को उस समय के वर्तमान पाठ्यक्रम से ही जोड़कर देखा जाता है। मैं क्योंकि गणित का अध्यापक हूं तो गणित पर ही बात करूंगा, मैथ्स के ही बारे में डिस्कशन करूंगा, मैथ्स में हो रहे अहम बदलावों की बात करूंगा। आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि कई सारे अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे कि अब पेपर एआई बनाएगा। पेपर एआई के बनने का मतलब ही होता है कि कई सारे स्तर पर बड़े बड़े बदलाव आना। आज के कुछ साल पहले, जब 10-15 साल पहले के आप कॉम्पिटिशन्स के जो पेपर होते थे उनको अगर आप ऑब्जर्व करिए तो उनमें सवालों का स्तर, उनके जो नेचर्स थे, उनकी जो वर्डिंग्स थी वो अलग हुआ करती थी। पिछले 10-12 साल से आपने देखा कि स्तर बदला, और इधर 2-3 साल से आपने 4 साल से फिर से चेंजेस देखे। वर्तमान चेंज हमेशा वर्तमान कैरिकुलम जो कि स्कूल का होता उस पर आधारित होता है। स्कूल का पाठ्यक्रम ही कंपटीशन के नेचर को और बिहेवियर को सेट करता है। जब हम आप किसी कंपटीशन के फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उसके एप्लीकेशंस को भरते हैं, तो वहां पर जो कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो मेंशन किया जाता है कि 10th स्टैंडर्ड का है, 10+2 स्टैंडर्ड का है। लेकिन आप जो है उसको सही तरह से रीड नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सब ऐसे ही ऑर्डिनरी बातें हैं, 10+2 का मतलब मेरी योग्यता है। रियली योग्यता के साथ साथ उसके पाठ्यक्रम को भी कंसीडर करने की बात की जाती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आप आज के 20-25 साल पहले का मैथ का पाठ्यक्रम उठा के देखिए, 12th स्टैंडर्ड पर 20-25 साल के पहले नहीं, और भी पहले हम कह सकते हैं, 80-80 की बात हम कर सकते हैं। उस समय जो मैथ का सिलेबस होता था उसमें टाइम एंड वर्क होता था, स्पीड डिस्टेंस टाइम होता था, एवरेज होता था। जो 12th की बात मैं कर रहा हूं, पूरी अरिथमेटिक लगभग लगभग होती थी। आज के 10-15 साल पहले जब हम लोगों ने पढ़ाई करी तो हमने देखा कि जो है मैथ्स के पाठ्यक्रम में काफी बदलाव हुआ। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, हमने डायनेमिक्स पढ़ी, हमने कैलकुलस पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा, हमने स्तरीय पढ़ा मैथ्स को, और उसी आधार पर हमने पेपर भी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर है, उनका भी ऑब्जर्वेशन किया। जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आजकल हम बदले हुए पाठ्यक्रम को देख रहे हैं, तो आज जिन पाठ्यक्रम को हम लोग 15-20 साल पहले 12th स्तर पर, 11th स्तर पर पढ़ते थे, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सेट थ्योरी हो, चाहे अलजेब्रा के पाठ्यक्रम पार्ट हो, वो आजकल आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड पर ही देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो कंपटीशंस के सवाल होते हैं वो 10th स्टैंडर्ड पर बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन नए बदले हुए पैटर्न पर बनाए जा रहे हैं। और बनाने वाले जो सिस्टम्स के पार्ट होते हैं वो भी बदले हुए पाठ्यक्रम को पढ़ करके आए हुए लोग होते हैं, और उसी आधार पर पेपर के सवालों का चयन करते हैं। इसलिए जो बदलाव होता है कैरिकुलम में, एक स्कूलिंग एग्जाम्स में, उन स्तरीय जो आपकी स्कूल के स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार का बदलाव आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। अगर आपको सही मायने में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको सबसे पहले इस समय के जिस भी बोर्ड से आप रिलेट करते हो, और उसका जो सेंट्रल बोर्ड है एनसीईआरटी, उसके पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी से ही सब केंद्रित होते हैं, चाहे जिस बोर्ड से आप स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से, राजस्थान से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, आप अपने स्टेट बोर्ड को एनसीईआरटी से ही कनेक्ट करके देखिए। एनसीईआरटी में जो बदलाव होंगे, आज नहीं कल आपके भी पाठ्यक्रम में देखने को मिलने ही वाले हैं। और जैसा ही पाठ्यक्रम में बदलाव आपको स्कूल स्तर पर देखने को मिलेगा, वैसा ही पाठ्यक्रम में बदलाव आपको कंपटीशन के सवालों में भी देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी बदलाव लाएगी, टेक्नोलॉजी के आने से परिवर्तन होंगे, लेकिन बड़ा बदलाव पाठ्यक्रम के परिवर्तन से होगा। मैंने कल एक अपडेट देखा और उस अपडेट को आपसे साझा भी किया। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की किताबों से में जोड़ेंगे वैदिक गणित का पाठ, मतलब में वैदिक गणित का पाठ्यक्रम जुड़ेगा। अब वैदिक गणित क्या है, इसका उपयोग क्या है? अगर हम लोग कंपटीशन की शुरुआत ही करते हैं तो बेसिक कैलकुलेशन से करते हैं, कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। आप सोचिएगा इसका सिस्टम क्या है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हमारा मीडियम गणित है, और मैं 99% श्योर हूं कि हमारी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का मीडियम ही गणित है, तो गणित को एक्टिवेट करने के लिए, गणित को प्रोसेस में लाने के लिए हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है।
हमारी प्रॉब्लम का सलूशन उतना ही आसान है जितना हमारे पास कैलकुलेशन पर कमांड है। और कैलकुलेशन की जो बुनियादी चीजें होती हैं, चाहे वो आपकी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, और चाहे आपका रेशियो का पैटर्न हो, आपके सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा पैटर्न होता है, स्क्वायर्स के पार्ट हो, स्क्वायर रूट के सिस्टम हो, क्यूब है, क्यूब रूट हो, परसेंटेज का उपयोग है, इन सबको अगर मान फिंगर ऑन थिंकिंग ऑन लॉजिक विदाउट एनी पेन पेपर अगर आप कैलकुलेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो यही प्रक्रिया गणित की वैदिक गणित कहलाती है। अगर हमारे पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को ऐड किया जा रहा है तो इसका सीधा इंपैक्ट हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। हमारे परीक्षाओं के सवालों का स्तर भी और हमारे सवाल परीक्षा के सवालों का नेचर भी वैदिक गणित के कैलकुलेशन के आधार पर ही डेवलप किया जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। कुछ दिनों बाद यह परिवर्तन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। थ्योरेटिकल सवालों की जगह पर छोटे छोटे ट्रिकी सवाल जिनका कैलकुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, जो मन से थिंकिंग से सोच करके किए जाने वाले पार्ट पर होंगे, ये आपको अगले आने वाले समूह में बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपके सामने अब कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि 6 से 8 तक की किताबों में इस तरह के बदलाव दिखेंगे और इसका फर्क 9 से 10 पर दिखेगा, 11 से 12 पर दिखेगा, और हमारी जो 10+2 स्तर की परीक्षाएं हैं, ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हैं, उन सभी पर इसका बदलाव देखने को मिलेगा। आज भी अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम में टीचिंग की परीक्षाएं देते हैं, चाहे आप बिहार का एग्जाम देते हो, चाहे यूपी की एग्जाम देखते हो, या DSSB आप जो है KVS के एग्जाम देखते हो, तो आपको उनके नोटिफिकेशन के दौरान ही मेंशन कर दिया जाता है कि आपका पाठ्यक्रम NCERT और SCERT पर आधारित होगा। तो NCERT का जो बदलाव होगा वो आपके पाठ्यक्रम में चेंज लाएगा, और जो बदलाव अभी आपको देखने को मिल रहा है इसके मायने सच में बहुत बड़े हैं और सच में ऑब्जर्वेशन के पार्ट हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए जो इस तरह के प्रयास है उस पर काम करूंगा, आप भी इसका ऑब्जर्वेशन करिए। टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने आपसे AI के बारे में कहा, उसका परिवर्तन अहम होगा, बहुत ही अहम होगा। वो एक थिंकिंग बेस्ड अप्रोच है। आज भी आप देखते हैं, आज चैट GPT से लेकर AI तक का कितना बड़ा उपयोग देखने को मिल रहा है। हम सब किसी भी थॉट को आकार दे रहे हैं, हमें कुछ भी किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है, हम AI का उपयोग करके उस थिंकिंग को एक सिस्टम के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम जनरेट कर देते हैं। तो उसका फर्क हमारे सवाल के क्रिएशन में भी पड़ेगा। हम भी सवाल बनाते समय जो लॉजिक सोचते हैं, थिंकिंग लाते हैं, उसी के आधार पर बेस बनाते हैं, उसका अगर हमें अगर हेल्प AI कर रहा है तो एग्जामिनर को भी AI हेल्प करेगा, और एग्जामिनर भी स्तरीय सवालों को, विविधतापूर्ण सवालों को क्रिएट करेगा, बनाएगा। वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी। लेकिन बाकी जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होंगे, आपके अगर 10th और 9th के पाठ्यक्रम, 6 to 8 के पाठ्यक्रम स्कूलों में अगर अपग्रेड होंगे, उसमें स्तरीय सवाल, स्तरीय टॉपिक ऐड किए जाएंगे, उसमें अलग विभिन्न प्रकार के अप्रोच अगर ऐड किए जाएंगे तो उसका फर्क आपकी परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए तैयार रहिए इन सारी एक्टिविटीज के लिए, इन सारे पैटर्न्स के लिए, इन होने वाले बड़े अहम बदलावों के लिए। अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में इन बदलावों को शामिल करिए, अपने सुझाव हमें दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए। आपके मन में किस तरह के परिवर्तन दिख रहे हैं या आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, जरूर हमसे साझा करिए। हमसे अगर कोई आपके मन में सवाल है तो हमसे प्रश्न करिए, मैं उसके उत्तर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। किस प्रकार से हम शॉर्ट तरीके से, किस प्रकार से हम अप्रोचेबल तरीके से, किस प्रकार से हम लॉजिकल तरीके से गणित की प्रिपरेशन करें, इसके लिए मैं आपके साथ काम करता हूं, आपके लिए काम करता हूं, और इसका आपको फर्क और अपडेट देखने को मिलेगा। मैंने इधर हाल ही में एक परीक्षा देखी UPSC की, जो CSAT का पेपर हुआ था। उस CSAT के पेपर में मुझे इन बदलावों की भनक दिखी है। अगर आप उनके पैटर्न को उठा के देखिए तो उन 34 सवालों में कैलकुलेटिव सवालों की संख्या कम हुई है, लॉजिकल और थिंकिंग के सवालों की संख्या ज्यादा हुई है, डिफिनीशन और अप्रोच का उपयोग ज्यादा हुआ है। मैं भी अपने पढ़ाते समय कोर्स में इन बातों का विशेष ध्यान रखता हूं कि न्यूमेरिकल एक पार्ट है और बहुत ही एडवांस और अच्छा पार्ट है, लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, थिंकिंग अप्रोच, मन का अप्रोच जो वैदिक से हमको जोड़ कर रखेगा, इन सब का उपयोग बहुत जरूरी है। आप 10 से 12 सवाल नंबर सिस्टम का उसमें देखे होंगे, जो सबके बस की बात नहीं थी, जो उन्हीं के बस की बात थी जिन्होंने डीपली रिसर्च किया हो, डीपली अध्ययन किया हो, डीपली सोचा हो, और बिना ट्रिक के सहारे के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके सोल्यूशन को क्रिएट किया हो।
हम आपके अंदर भी इसी तरह का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि पढ़ाई बिल्कुल छिछली मत करिए, पढ़ाई स्तरीय करिए, पढ़ाई में क्षणिक सलूशन पर मत जाइए, पढ़ाई में ड्यूरेबल सलूशन पर जाइए, पढ़ाई में अप्रोच यूज करिए, कॉन्सेप्ट यूज करिए, लॉजिक यूज करिए, थिंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करिए। यही थिंकिंग आपको एआई के नजदीक भी ले जाएगी, यही थिंकिंग आपको जो बदले हुए परिवर्तन हैं, जो अपडेट हैं, उसके भी नजदीक ले जाएगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरा साथ, सपोर्ट और लगाव आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। मैं आपके अच्छे कमेंट्स, मैं आपके सुझाव, मैं आपके फीडबैक, मैं आपके द्वारा प्रश्नों का इंतजार करूंगा कमेंट्स में। अगर अच्छे जेन्युइन कमेंट्स आते हैं तो उस पर हम रिस्पॉन्स करेंगे। मैं मिलता हूं फिर से ऐसे ही पढ़ने और पढ़ाने के साथ, मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ और ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।